तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वालोवर स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 34 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग आते हैं यहाँ पे 3 बंदे को मौत के घाट उतार दिया होता है और बचा हुआ होता है तो एक मेन बंदा, जिसको बंदा नहीं बंदी बची हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि उसके सामने खड़ा होता है। अब यू टियानगी उसके सामने खड़ी होकर लू फेंग को ही देख रही होती है और उसे भी अपने सब ऑर्डिनेट्स की घंटा फर्क नहीं पड़ रही होती हैं। वो यहाँ पे लू फेंग की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो स्पेस में टेलीपोर्ट कर सकते हो। लगता है कि सिटी लॉर्ड की मैंसन तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो कि तुम्हें इतनी अथॉरिटी दे रखी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ पे कोई बिना सिटी लॉर्ड के परमिशन अथॉरिटी के हिसाब से कोई भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसको ये नहीं पता था कि ये सब लू फेंग अपनी पावर की वजह से कर रहा होता है। लू फेंग ने घंटा सिटी लॉर्ड की अथॉरिटी को लिया होता है। लू फेंग अपने पावर के बदौलत स्पेस में टेलीपोर्ट कर पा रहा होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी इन सब के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। अब लू फेंग उससे पूछता है कि यूटियानी, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अब यूटियान कहती है कि यहाँ पे मेरे सालों की कल्टीवेशन में मुझे कभी भी ऐसा नहीं मिला जो कि मुझे मार सके, वो भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल में रहकर। और वो अपने पास से 3 स्वॉर्ड रिफ्ट बेस्ड ब्लेड विंड डिवॉवर को निकालती है, मतलब अपने फुल फोर्स को वो भी तैयार हो गई होती है। लू फेंग उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी ब्लेड टेक्निक भी केओटिक रियलम लेवल में आ चुकी है। कोइंसिडेंट ये है कि मेरे पास भी कुछ ब्लेड टेक्निक्स मौजूद है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम भी ब्लेड टेक्निक्स को जानते हो। और फिर वो अपने स्वॉर्ड्स को निकाल लेती ताकि वो लू फेंग को मार सके। यहाँ पे हमें बताया जाता है जनरल सीसार गाओसी को, जहाँ पे वो इन सब फाइट्स को देख रहे होते हैं। उन सब के पास भी थोड़ी सी पावर होती है, लेकिन फिर भी वो इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि लू फेंग पे अटैक कर देती है और वो अपने 9 आईसी ब्लेड्स को, मतलब समझ लो तो उसके पास आइस पावर होती है, जिसके साथ वो लू फेंग पे अटैक कर देती है और वो उसको चारों तरफ से घेरने लगती है। अब लू फेंग इस चीज़ को देखकर एहसास हो जाता है कि उसने अपने आइस पावर की मदद से वहाँ के सराउंडिंग को कम्प्लीटली सील कर दिया होता है और उसके पास अभी छिपने के लिए कोई रास्ते नहीं होता है। अब देखा जाए तो यूटियम जी जो थी उसके पास स्टेस्ट और असैसिनेशन टेक्निक टाइप्स अटैक होते हैं, जैसे यांग कैंग के पास होती थी। और यहाँ पे वो डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं करती थी, जिसके कारण वो लू फेंग पे अभी ऐसे अटैक कर रही होती हैं। और दिखाया जाता है कि 10 डायरेक्शन से बाउंडलेस एनर्जी लू फेंग की तरफ आने लगते हैं, जो कि ब्लेड्स के रूप में होती हैं। और इन सभी में लॉ टेक्निक्स मौजूद होती हैं। इसमें बहुत ही पावरफुल फोर्स मौजूद होती है। अब हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे बॉडीज़ के पास से टेरिफाइंग ऑरा निकालने लगता है और समझ लो भवंडर जैसा बन चुका होता है, जिसके कारण लू फेंग के पूरे बॉडी पे थिक फोर्स जमा होने लगती है और जितने भी ब्लेड्स होते हैं वो जाके लू फेंग से टकराने लगते हैं। अब यूटियान अपने स्ट्रेंथ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है कि यहाँ पे वो लू फेंग को इस अटैक से बहुत ज़्यादा मार देगी या फिर घायल कर देगी। लेकिन लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे तो इसने अपने 10 डायरेक्शन बाउंडलेस बॉडीज टेक्निक को यूज़ किया है, जो कि मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा स्क्रैच ही दे पाया है। और दिखाया जाता है लू फेंग अपने इनिसाइड टेक्निक्स के बारे में सोचने लगता है कि मेरे 20 इपोज की कल्टिवेशन के हिसाब से मैं पावरफुल हो चुका हूँ पहले के मुताबिक। क्या मुझे अभी एनिलेशन टेक्निक को यूज़ करना चाहिए बिना डिवाइन पावर को यूज़ करने के लिए? तो देख रहे हैं लू फेंग के बारे में कि सामने वाली बंदी यहाँ पे अपने फुल फोर्स से अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लू फेंग वो यहाँ सोच रहा होता कि मैं किस टेक्निक से अटैक करूँ, क्या मुझे अपनी डिवाइन पावर को बर्न करना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पे यूटियान को दिखाया जाता है जो देखते हुए कहती है कि आखिर ये कैसा हो सकता है। उसे विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे लू फेंग उसकी उन सारी टेक्निक से बच गया है। लू फेंग के स्किन पे स्क्रैच के अलावा कुछ आया ही नहीं, जो कि बड़ी आसानी से हील हो गया होता है। लू फेंग कहता है कि ये 10 डायरेक्शन बाउंडलेस ब्लेड उतना भी स्ट्रांग नहीं है, चलो मैं इसको दिखाता हूँ कि आखिर पावर किसे कहते हैं हम। और यहाँ पर हमें लू फेंग को कई सारी टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, जैसे डेट ब्लेड, रिटर्न टू वॉइड ब्लेड, रीइंकार्नेशन ब्लेड, 3 फेस शैडो ब्लेड्स, 5 डिस्ट्रक्शन रिफ्ट हेवन ब्लेड, 10 डायरेक्शन बाउंडलेस ब्लेड। ये सभी टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। और लू फेंग की टेक्निक्स सबसे ज़्यादा केओटिक लेवल ब्लेड टेक्निक्स में होती हैं। जिसके बाद यूटियान को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि लू है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अपनी डोमेन और अपनी मैकेनिकल फ्लो ट्वेजर्स के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें तुम डोमेन
डिफेंस टेलीपोर्टेशन कर सकते हो, लगता है तुम्हारे पास ट्रेजर बहुत ज़्यादा है, आखिरकार ये कैसा है, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पे वो जान चुकी होती कि लू फेंग की पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस कारण वो सोचती है कि बाद में इसे फाइट करूँ, लेकिन लू फेंग उससे कहता कि क्या भागना चाहती हूँ। यहाँ पे वो टेलीपोर्ट होके यूटियान के सामने ही आ जाती है। अब यूटियान कहती है कि यहाँ पे मैं जानती थी कि तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे उसने सिर्फ भागने का नाटक किया होता है। उसने वहाँ पे भागते समय ट्रैप बना लिया होता है। उसके कमांड पे दिखाया जाता है कि बहुत सारे काउंटलेस नो वाइट थ्रेड्स लू फेंग की चारों तरफ लिपट जाते हैं। वो असासिन वाले आपने देखा होगा कैसे वो थ्रेड टागों से लोगों को मारते हैं, वहाँ पे उसके गले को काट के ऐसे मारते, वैसे ही इसने भी उसी तरह के टेक्निक को यूज़ किया होता है। लेकिन लू फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चलो अब बहुत, और वो अपने डिवाइन लेवल किंग लेवल नाइफ इन ब्राय को निकालता है और एक ही झटके में फ्लैश होता है, और दिखाया जाता है कि जितने भी वाइट स्नो वेव्स होते हैं एक ही झटके में कट जाते हैं, और वो सीधे यूटियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और दिखाया जाता है कि वो उसको अवॉइड करने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन उसको अवॉइड करते समय उसका जो लेफ्ट आर्म होता है वो ब्लास्ट मतलब ख़त्म, वो कट के अलग हो जाता है। उसने उसके लेफ्ट आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसको देखकर वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये बंदा है कितना स्ट्रॉन्ग, ये तो मेरे सेकंड ब्रदर से भी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। अब लू फेंग उस ब्लेड लाइट को फिर से लेके उस पर अटैक करने लगता है, और इस वक्त वो डॉज नहीं कर पा रही। यूटियान को एहसास हो जाता है कि जो पावर उसके तरफ आ रही है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, और दिखाया जाता है कि उसकी आईसी बॉडी वहीं पे सैटर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और लू फेंग आगे बढ़ता है उसके बॉडी को देखने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पे है ही नहीं। और लू फेंग अपने सेंस करता है 4 डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में वो बॉडी उसकी ट्रू फॉर्म होती ही नहीं है, असल में वो उसकी आइस बॉडीज मौजूद होती है जिसको कि उसने अटैक करने के लिए भेजा होता है। और अभी उसके पास अपनी केओटिक डोमेन भी नहीं होती है, और उसने अपने ट्रू सेल्फ को बहुत दूर छिपाया हुआ होता है ताकि उसे मार पाना मुश्किल हो जाए। और यहाँ पे समझ लो तो लू फेंग ने भी उसको मारा नहीं था, बस उसके एक अवतार को मारा होता है, बड़ी आसानी से मार दिया होता है। आगे चल के हमें उसके मेन पावर को भी दिखाया जाए, मेन बॉडीज़ को भी दिखाया जाएगा, जैसे कि लू फेंग मारेगा। अब दिखाया जाता है लू फेंग इतना भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि लू फेंग ने बाउंड्री को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसको मार नहीं पाया होता है। लेकिन क्या किया जाए, अभी वो उसका कुछ कर नहीं सकता है। अब लू फेंग यहाँ पे दूसरे पार्ट्स हुआंग सिटीज़ में देखता है जहाँ से टेरिफाइंग ऑरा आ रही होती है, और यहाँ पे वो कहता है ये बैटल पावर तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए या फिर नहीं। और लू फेंग अपने दोस्त को मैसेज करता है, कहता है मोली जी हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हुआंग सिटी के साउथ वेस्ट रीजन में बहुत ही इंटेंस बैटल चल रहा है, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने अपने तरफ से सी नेशन फोर्सेस को पूरी तरह से डिफेंड कर दिया है। तो हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जहाँ पे वो कहता है लॉर्ड लिया गॉड किंग प्लीज़ आप अपने उसी फॉरबिडन एरिया को गार्ड करने की कोशिश करें, सी नेशन के लोग कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे करंटली कई सारे फोर्सेस भी नेशन पे अटैक कर रहे हैं, और जब ये सिटी स्टेबलाइज हो जाएगी तो आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लू फेंग कहता है ठीक है। अब यहाँ पे लू फेंग को यहीं पे रहने को कहा गया था, वहाँ पे मदद आने को नहीं किया गया होता, चाहता तो लू फेंग बड़े ही आराम से वहाँ पे जा सकता था। और समझ लो तो ये ऐसा था कि अभी भी सिटी लॉर्ड को लू फेंग पे पूरी तरह से विश्वास नहीं था। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मैं तो और भी एक्सपर्ट के साथ फाइट करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अभी ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे वापस अपने फिर से बेसिस में ही जाना होगा। लू फेंग वहीं पर रुक जाता है, और अब फिर हमें दिखाया जाता है उन सब आर्मीज़ को, मतलब वहाँ के कैंप के आर्मीज़ के उन्हीं सारे जनरल्स को जो कि यहाँ पर देखकर हैरान हो गए होते हैं। और उनमें से जियांसा आर्मी का एक बंदा कहता है कि हमारा फॉरबिडन एरिया जीत चुका है, लेकिन अभी भी 2 फॉरबिडन एरिया में बैटल चल रहे हैं, जहाँ पे देखा जाए तो वो और भी भयंकर मोड़ रह चुके हैं। लकली हमारे पास गॉड किंग लुओ है, जिसकी वजह से हम लोग को रीइंफॉर्मेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी बंदा दूसरा कहता कि हम यहाँ पे लॉर्ड हु ने अपने वर्ड को, अपनी ज़ुबान को अपने पास रखा, उन्होंने हमें जीताने में मदद किया है। और यहाँ पे यही कहते हैं, उनमें बात होने लगती है जहाँ पे वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड को इन पे पूरी तरह से भरोसा भी नहीं था, क्योंकि हमें इन सब की बातों से पता चलता है कि यहाँ पे पहले से ही रीइंफॉर्मेशन को तैयार करके रखा गया था, क्योंकि उन्हें शक था कि क्या पता ये भी हो सकता है, ये भी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हो
यहाँ पे लू फेंग उन सब के विरुद्ध ही खड़ा हो जाए और उन्हें हो सकता है बाद में इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। हमें सीन चेंज कर बाकी के जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी फाइट हो रही होती है और एक नाइट स्काई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 टावरिंग फिगर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक मोलिजिया होता है जिसके पास अपनी आर्मी मैकेनिकल ट्रेजर्स होती है जिसका नाम 6 आर्म डिवाइन ऑल होता है जो कि, और दूसरा होता है यूटियानजू जो कि अपने ट्रू फॉर्म में होता है, अपनी डिवाइन पावर को बर्न करके उस पर अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे यूटियान जो असल में 5 गॉड्स ऑफ यूटियान का लीडर होता है, उसकी डिवाइन बॉडीज़ मैंने जैसे ही बताया कि इन्फिनाइट डिवाइन बॉडीज़ के जितनी पावरफुल हो चुकी होती वो उस पर अटैक कर पा रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि इसके पास ह्यूआंगसिटी फॉर्मेशन है, इसी कारण मैं इसको उतना इंजर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अब वहाँ पे उसको अटैक करके उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है जिसके कारण उसको भी थोड़ी सी इंजर्ड हो चुकी होती है, लेकिन मोलिजिया भी अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पा रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने मदद की ऑफर की तो उसे मान लेना चाहिए था ना, उसे बुला लेना चाहिए, तो तब तक तो यहाँ पे लू फेंग बड़ी आसानी से सारे फाइट्स को ख़त्म कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है वो सब फाइटिंग कर रहे होते कि तभी ब्लड क्लाउड किंग गॉड यहाँ पे आ चुका होता है और सबसे कहता है यूटियानजू तुम पीछे हटो। अब यहाँ पे जैसे ही से होता है वो कहता है कि रिट्रीट, आखिर मैं पीछे क्यों हटूँ, तो वो बंदा फिर से कहता है कि पीछे हटो, यहाँ पे मुझे फाइट करने दो। अब यहाँ पे ब्लड क्लाउड लीडर ये कौन है ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे चल के लू फेंग की इससे दुश्मनी भी होने वाली क्योंकि इसने ऐसा ही कुछ किया है और ये कौन है ये आपको पता चलेगा तो आप शॉक हो जाओगे। अल्लो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सी नेशन के फ्लावर सेड मार्किस में ब्लड क्लाउड किंग भी सर्व किया करता था, लेकिन उसने आज तक कभी भी हुआंग सिटी से फाइट नहीं की होती है। उसने सिर्फ अभी तक अपने आधे पावर को ही शो किया होता है, मतलब कभी भी उसने भी लू फेंग की तरह फुल पावर में फाइट नहीं किया होता है और यहाँ पे वो आया होता है ताकि वो इन सबको मार सके और अभी इसलिए ही उन्हें भेजा गया होता है। अब बताया जाता है कि ऑरिजिन कंटिनेंट में कई सारे बड़े सिटीज़ में सुपर स्ट्रॉन्ग इटर्नल ट्रू गॉड होते हैं जिसमें कि ब्लड क्लाउड किंग को भी उनमें माना जाता है जिनकी लेवल बहुत ही ऊपर आ चुकी है। मान लो कि इटर्नल ट्रू गॉड है लेकिन लू फेंग से ही जितनी मान लो कि उसकी भी रेपुटेशन है कि उसकी भी जो पावर है वो बहुत 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 ऊपर है। अब हमें दिखाया जाता है ब्लड क्लाउड किंग को जो कहता कि मैंने दोनों बोर्ड ब्लड लाइन और लॉ कॉम्प्रिहेंड टेक्निक को प्रैक्टिस की हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि अभी मैं कितना ज़्यादा पावरफुल। मैंने अभी तक तो केओस रियल में ब्रेक थ्रू नहीं किया है लेकिन इस वक्त तक मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आखिर इनका पंगा किन के साथ हुआ है। वो सबको पीछे हटने को कहता है और जनरल योंग होंग को दिखाया जाता है जो कि उनको देख कर कहता है कि तुम आज बच के भाग नहीं सकते हो, मैं तुम सबको मार दूंगा। और यहाँ पे हुआंग सिटी जितने भी लोग होते हैं वो उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ब्लड क्लाउड डिवाइन बॉडीज़ को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक करता है और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे वो अपने केओटिक लेवल टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकता है। अभी यहाँ पे वो अटैक करता है जिसको देखकर जनरल योंग भी थोड़ा सा घबराने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो उस पर सप्रेस होने लगता है। और हमें सारी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लड फाइटर जो ब्लड लीडर होता है उसकी पावर लेवल उससे बहुत ही ज़्यादा होती है, वो उसको सप्रेस करने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है, वो इसमें हारने लगता है और किसी को भी विश्वास नहीं होता। और दिखाया जाता है कि उसकी वजह से जितने भी अगल बगल के लोग होते हैं वो भी इसमें आने लगते हैं, वो भी उसमें मारने लगते हैं। उस दिखाया जाता है कि साथ में वो यहाँ पे सिर्फ उसे नहीं वहाँ के आर्मी कैंप को नहीं मतलब वहाँ के लोकल बंदों को भी मारने लगता है और कहता है चलो देखता हूँ कि मैं आज कितनों को मार पाता हूँ, 500 बिलियन या फिर ट्रिलियंस, देखता हूँ मैं कितनों को मार पाता हूँ। और वो वहाँ पे सबको मारने लगता है। अब देखा जाए तो इस नॉर्मल वॉर्स में यहाँ पे जनरली लोगों को मारना थोड़ा सा प्रोहिबिटेड होता है, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन ब्लड क्लाउड किंग यहाँ पे ऐसा ही कर रहा होता है, अपने ब्लड वेव्स को चारों तरफ फैलाने लगता है। समझ लो तो जैसे कि सुनामी आ चुकी है, वो अपने ब्लड वेव से सुनामी ला रहा होता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो ऐसे करता है दूसरे रीजन्स के बंदे ये देखकर हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। जो लोग भी इसमें आ रहे होते वो सभी मारे जा रहे होते और जनरली इसमें ज़्यादातर ट्रू गॉड्स मौजूद होते हैं और ट्रू गॉड्स आखिरकार इटर्नल ट्रू गॉड्स के फाइट में क्या ही कर सकते हैं।
वहाँ पे वो लोग मरने लगते हैं और ऐसे ही तबाही मचाने लगता है और वो सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको रोक नहीं पा रहे होते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पावर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो ब्लड क्लाउड किंग को रोक नहीं पा रहे हैं। आखिरकार इतने साल में वो भी हैरान हो गए थे कि इतने सालों में इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, और वो पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। लेकिन वो बंदा रुकता नहीं है, स्लाउटर करने लगता है और दिखाया जाता है कि उसने नियरली 100 बिलियन, मिलियन नहीं 100 बिलियन लोग को मार दिया होता है इन सारे एक्सीडेंट में, जिसके कारण फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। मतलब वो बंदा आया, तबाही मचाया, मार दिया, नॉर्मल लोगों को ही मारा और सबको ख़त्म करते हुए वहाँ से निकल गया। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आगे क्या होने वाला है और क्या लू फेंग इसका बदला लेगा, क्योंकि लू फेंग को हम जानते हैं कि जब लू फेंग को पता चलेगा कि उसने इतने सारे बंदों को मारा तो लू फेंग को गुस्सा आएगा ही। तो चलो देखते हैं कि लू फेंग क्या करने वाला है। तब तक के लिए बाय।